नमस्कार। एक सवाल जो आजकल सबके जहन में है, क्या भारत का दशकों पुराना सबसे बड़ा अंदरूनी संघर्ष वाकई खत्म हो गया है? देखिए, हाल ही में हुआ ये कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बहुत बड़ा दावा किया। दावा ये था कि देश से नक्सलवाद का समझिए कि लगभग सफाया हो चुका है। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं दशकों से चले आ रहे एक ऐसे खूनी संघर्ष की जिसने हजारों जानें ली हैं और एक वक्त पर देश की सुरक्षा को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल तो उठता ही है, आखिर ये नक्सलवाद है क्या चीज? और क्या ये लड़ाई सच में खत्म हो गई है, जैसा कि दावा किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, इसकी जड़ों तक। देखिए, हर बड़े आंदोलन के पीछे ना एक सोच होती है, एक विचारधारा। तो नक्सलवाद को समझने के लिए भी हमें उस आइडियोलॉजी को समझना होगा जिसने इसे हवा दी। और ये कहानी शुरू होती है जर्मनी से और एक दार्शनिक से जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। तो देखिए, ये विचार कैसे एक देश से दूसरे देश तक फैला और समय के साथ बदलता गया। 19वीं सदी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास कुछ और नहीं बल्कि अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई यानी वर्ग संघर्ष की कहानी है। फिर 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने इसी विचार को पकड़ा और रूस में एक कामयाब क्रांति कर दी। और फिर 1940 के दशक में चीन के माओ ने इसे एक नया और ज्यादा हिंसक रूप दिया, किसानों का जमींदारों के खिलाफ हथियारों के साथ विद्रोह। और यही विचार घूम फिरकर भारत पहुंचा। तो इसका मूल विचार बहुत सीधा है कि जो शोषित वर्ग है वो ताकतवर वर्ग को उखाड़ फेंके। और यही सोच, यही विचार नक्सली आंदोलन के बिल्कुल केंद्र में है। अब ये कहानी आती है भारत और फोकस जाता है 1967 में हुई एक खास घटना पर। एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे आंदोलन को उसका नाम और उसकी पहचान दी। तो सोचिए, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी। यहां एक किसान और जमींदार के बीच जमीन को लेकर एक कह सकते हैं कि एक आम सा विवाद होता है। स्थानीय नेता कानू सान्याल किसानों के सपोर्ट में एक मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन तभी उसी मीटिंग में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। जंगल संथाल नाम का एक आदिवासी आदमी भरी भीड़ के सामने उस जमींदार का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये एक बेहद खौफनाक पल था। और यही वो एक अकेली चिंगारी थी जिसने पूरे देश में ये संदेश फैला दिया कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब हथियार उठाए जाएंगे। इस पूरे विद्रोह के पीछे मुख्य रूप से ये तीन चेहरे थे। चारू मजूमदार, जो इस आंदोलन के आइडियोलॉजिकल फादर थे, सोच इन्होंने दी। कानू सान्याल, जो जमीन पर इसे लीड कर रहे थे। और जंगल संथाल, वो आदिवासी चेहरा जिसने इस आंदोलन को आम लोगों की परेशानियों और समुदायों से जोड़ा। चलिए, अब देखते हैं कि नक्सलबाड़ी की एक छोटी सी चिंगारी कैसे जंगल की आग बन गई और कैसे स्थानीय मुद्दों का सहारा लेकर ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल गई। मुद्दा बहुत सीधा और सरल था। जल, जंगल, जमीन। लोगों से उनकी जमीनें छिन रही थीं। कोयले और लोहे जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण खत्म हो रहा था। और बस इन्हीं वजहों से ये हिंसक विचारधारा उन लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही जो खुद को सताया हुआ महसूस कर रहे थे। और इसका असर अपने चरम पर। भारत के लगभग 200 जिले नक्सली हिंसा की चपेट में थे। सोचिए, 200 जिले। यह दिखाता है कि यह समस्या कितनी बड़ी और फैली हुई थी। और मध्य और पूर्वी भारत में फैले इसी विशाल इलाके को रेड कॉरिडोर का नाम दिया गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कई राज्य इसके हिस्से थे। और इन इलाकों में नक्सली सिर्फ हमले नहीं कर रहे थे, नहीं, वो अपनी जनता ना सरकार यानी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे। अपना कानून, अपना टैक्स सिस्टम, सब कुछ। अब कहानी का रुख सरकार की प्रतिक्रिया की तरफ मुड़ता है। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती तक कह दिया था। जाहिर है, इससे निपटने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति की जरूरत थी। और फिर सरकार ने 2017 में समाधान नाम से एक मल्टी लेवल स्ट्रेटेजी अपनाई। इसका लक्ष्य सिर्फ गोलियां चलाना नहीं था, बल्कि इन इलाकों में सड़कें बनाना, स्कूल खोलना, फोन टावर लगाना, यानी विकास के जरिए लोगों का दिल जीतना भी था। तो इसका नतीजा क्या निकला? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि हिंसक घटनाओं में कितनी बड़ी, कितनी नाटकीय गिरावट आई है। और ये जवाबी कार्रवाई की सफलता का एक बहुत बड़ा पैमाना है। और सिर्फ घटनाएं ही नहीं, 2010 में जब ये हिंसा अपने चरम पर थी,
उसकी तुलना में 2024 तक सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की मौतों में 85% की भारी कमी आई है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये टेबल तो पूरी कहानी और भी साफ कर देती है। एक तरफ है सबसे बुरा दौर और दूसरी तरफ है आज की स्थिति। प्रभावित जिले, हिंसक घटनाएं, मौतें, हर पैमाने पर एक जबरदस्त गिरावट दिखती है। और यही आंकड़े सरकार के सफलता के दावे को मजबूती देते हैं। तो अब हम घूम फिरकर वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, गृहमंत्री के दावे पर। लेकिन इस बार हमारे पास पूरी कहानी है, पूरा संदर्भ है। तो संक्षेप में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे एक विचारधारा ने जन्म लिया, कैसे एक छोटे से गांव की घटना ने देशव्यापी संघर्ष को हवा दे दी, कैसे इसका प्रभाव 200 जिलों तक फैल गया, और फिर कैसे सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद हिंसा में भारी गिरावट आई है। और अंत में यही एक सवाल बचता है जिस पर सोचने की जरूरत है। हिंसा तो कम हो गई है, बिल्कुल, लेकिन क्या वो विचारधारा भी गायब हो गई है? क्या वो मूल कारण, वो परेशानियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं जिन्होंने इस आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया था? इसका जवाब शायद हमें भविष्य ही देगा।